हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर ECO 01। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1 और यूनिट 3। यूनिट 2 तक हम इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यूनिट 3 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपैरिजन करेंगे उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और जो हमारी होती है कोऑपरेटिव कंपनी, उन सभी के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर है हमारे पास, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस मतलब क्या है इसका रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हम जब भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या किसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब हम जान लेते हैं। ये 10 चीज़ें हमें दी हुई हैं। एज एज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बनाने के लिए गठन की आसानी जिसे बोलते हैं, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है। तो उस चीज़ को शो कराने के लिए, और मतलब जो भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उसके अंदर हम तीन चीज़ों मतलब इसके अंदर जो है एज ऑफ फॉर्मेशन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन एक्सप्रेस बाय रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम उसको क्या करा लें कि हमने अपना जो है रजिस्टर करा दिया है, उसके बाद में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना ली है। ठीक है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगती है, फीस लगती है, लीगल चार्जेस, एक्सपर्ट, ठीक है, इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेनिंग लाइसेंस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में। ठीक है, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, प्रोसीजरल डिले हो जाते हैं एक्सेट्रा, इन सब ये तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल। स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब जो भी है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं वो किस पे डिपेंड होती है? जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आप लगाओगे, ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, अगर हम किसी भी रिटेल शॉप को खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा कैपिटल है वो कम लगेगा। अगर हम किसी शुगर फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं तो वहां पर जो है हमारी कैपिटल काफी ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पर क्या है स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल, कि जहां पर हम छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उसके आधार पे ही हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि दायित्व की सीमा को निर्धारित कर दिया जाए। मतलब कि अगर कोई भी रिस्क आता है या कोई फ्यूचर में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है उसको कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइबिलिटी है उसको जो झेलने की एक जो है उसकी सीमा को निर्धारित कर दिया जाए कि हाँ हम इतनी लाइबिलिटी तक इसको झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा होगी तो हम अपना जो बिजनेस है वो इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब मान लो कि अगर आपने एक बिजनेस खोला है, ठीक है, आप वर्क कर रहे हो और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ इतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो आपने एक सीमा निर्धारित कर दी है कि मुझे 50,000 तक का प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, है ना, यही है। तो अब जब आपने बिजनेस खोल लिया और उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप उसको बंद कर दोगे, क्योंकि आपने क्या है एक लाइबिलिटी को ना निर्धारित कर दिया है कि इससे ज्यादा अगर होगा तो मैं झेल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपना सब कुछ जो है वो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ये था हमारा एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी। उसके बाद है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन क्या है? बिजनेस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, कोई भी चेंज आता है या फिर जो है कोई भी हमारी जो मतलब कि कोई चीज़ नई इन्वेंट हो जाती है, ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है ना
वो क्या हो सके, उसके अंदर आराम से अपना काम कर सके, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में आराम से क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो अपना बिजनेस है वो छोटे टाइम के लिए करना चाहते हैं। हम अपना बिजनेस क्या है, काफी बड़े टाइम के लिए करना चाहते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कल किसी ने बिजनेस खोला और वो क्या क्या करेगा कि नहीं मुझे आज नहीं चलाना, ऐसा तो कोई भी नहीं करने वाला ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 प्रोस्पेक्टिव है इसके अंदर भी। एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉय है वहां पर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट बन जाती है। तो वो भी चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है वो काफी टाइम तक चलते रहे। ठीक है, उसके बाद है जो ऑनर। तो ऑनर, कोई भी ऑनर नहीं चाहेगा भाई उसका बिजनेस है वो जो जल्दी से बंद कर दिया जाए, है ना। और उसके बाद में लास्ट में जो कस्टमर, जो कस्टमर है वो उन चीजों के साथ फैमिलियर हो जाते हैं कि अब एक ही दुकान से अगर हम कोई सामान लेकर आते हैं तो हम उस दुकान के साथ क्या हो गए, फैमिलियर हो गए। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इसी दुकान, मतलब हमें उस दुकान का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो हम उसके साथ में ही हमेशा कोई भी अगर नई चीज खरीदने जाएंगे तो हम उनसे सलाह भी ले सकते हैं ना। तो ये होता है हमारे स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट 2 बार नहीं है, यहाँ पर है एक्सटेंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड, एक मिनट में लिख देती हूँ इसको, ये गलती से हो गया है, यहाँ पर हो गया हमारे, यहाँ पर है हमारे पास एक्सटेंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट होता है कि जैसे कि अगर हम जानते हैं कि अगर हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है, ऑफ कोर्स सक्सेस पे डिपेंड होता है ना। तो अच्छे सक्सेस के लिए हमें अपना जो बिजनेस है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा देना चाहिए। मतलब कि हमें अच्छी स्किल्स का यूज करना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। ठीक है, और जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि जैसा भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम इजीली अपना जो बिजनेस है उसको कर सके। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इसके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो चलता है, लेकिन अगर ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग जाती है हर चीज में, हमें जो है प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट की वजह से। बिकॉज कि अगर थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वो चलता है, लेकिन अगर जहां पर भी गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है हमारे काम के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने काम को पूरी तरह से ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है ना। और हमारा जो मतलब टाइम भी खराब हो गया, और उसके बाद में जो लीगली हमें फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं तो उसकी वजह से भी जो है हमारा मनी भी वेस्ट होता है। हमें लीगली जो है वो लीगल डिसीजन जो है लेने के लिए हमें लीगल एडवोकेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है हमारे पास बिजनेस सेक्रेसी। अब बिजनेस सेक्रेसी का मतलब क्या है कि जो भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है इम्पोर्टेंट जिसको हमें दूसरे लोगों से, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनसे बचाना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमारी कोई अलग चीज दूसरों से नहीं है तो हमारे बिजनेस करने का क्या ही फायदा। अगर सारी कार्स एक जैसी होंगी तो कार बनाने का क्या फायदा, है ना। तो मतलब जैसी जैसी वैरायटी होती है तो सभी के अलग अलग जो होते हैं बिजनेस करने के जो
मोटिव है वो अलग होता है। तो मतलब जो हमारे सीक्रेट है वो कुछ इस तरह से रखने चाहिए कि वो मेंटेन हो सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जो भी हमारे मतलब जो भी बिजनेस में काम करने आता है हम सभी को अपना सीक्रेट बता दें, ठीक है। तो तो ऐसे हाथों में अपने सीक्रेट्स को देना चाहिए जो क्या कर सके, हम मेंटेन कर सके। उसके बाद है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और इसी तरह के जो भी हैं हमारे पास, तो उन सभी में क्या है, टैक्स पे करने का, इनकम टैक्स पे करने का सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि हमें काफ़ी सारे टैक्स पे करने होते हैं, लाइक सेल टैक्स, एक्सेस ड्यूटी टैक्स, कंज्यूमर टैक्स ड्यूटी, और जो भी बहुत सारे जो हैं हमें टैक्स पे करने होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो सभी को पे करना होता है। तो यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा भी हमें टैक्स जो है मतलब इतना बड़ा भी हमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोलना चाहिए, और टैक्स का जो बर्डन है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। मेन बात तो यही कही जा रही है इसके अंदर कि इनकम टैक्स जो है वो भी हमें टाइम टू टाइम पे कर देना चाहिए। और कई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हाँ हमारा है सोल प्रोप्राइटर, तो उनको कम जो है टैक्स पे करना होता है। तो ये हमारा था। नेचुरली ये कहा जाता है कि जो कम से कम टैक्स पे करता है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी को पे करता है, उसे एक आइडियल फॉर्म माना जाता है। उसके बाद है ऑनरशिप प्रोप्रोगेटिव। इसके अंदर क्या है, स्वामित्व का विशेषाधिकार, ठीक है। कुछ कुछ जो है हमारे ऑनर्स, उनको कुछ कुछ क्या दिए जाए, विशेषाधिकार दिए जाए। ऑनर के कुछ अधिकार अलग होते हैं ना भाई, ऐसे तो नहीं है कि जो भी पार्टनरशिप के अंदर भी जो ऑनर हैं उनका अलग अलग जो है काम करने का अलग अलग ढंग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये था रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं जो आपको ठीक से समझ में ना आया हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कंपैरिजन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने देख लिया है बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो बेसिक ऑफ कंपैरिजन क्या है, सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेशन, कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो इजी होता है बनाने में, उसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा झंझट नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि जो है एक ही पर्सन है बना रहा है, तो उसके अंदर ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमें एक पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू जो है वो सब कुछ कराना पड़ता है लीगली, ठीक है, कि हम अपने जो पार्टनरशिप है उसका नेम क्या रख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद है और ये भी होता है कि कितना जो प्रॉफिट है वो कौन बांटने वाला है, ठीक है, कितनी कैपिटल किसने लगाई है, कितना कौन जो लाइबिलिटी में कितना हिस्सेदार है, अगर लॉस होता है तो वो कौन कितना हिस्सेदार है। उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें क्या होता है डिफिकल्ट ड्यू टू लीगल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या कई बार ऐसा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू लीगल फॉर्मेशन, मतलब कि बनाने के लिए इसके अंदर कंपनी एक्ट के थ्रू हमें जुड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, क्वाइट डिफिकल्ट है ड्यू टू मैनी लीगल फॉर्मेशन। उसके बाद है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फ्यू लीगल फॉर्मेशन आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, कुछ ही जो है वो लीगल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है स्पेसिफिक रेगुलेशन, सोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमें जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू जो है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद है कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू इन सभी को जो है ये स्पेसिफिक रेगुलेशन है, मतलब इन चीज़ों के थ्रू ही क्या कर सकते हैं हम, इस एक्ट के थ्रू हम कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो भी हमें बनानी है। उसके बाद जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो हम किस तरह से बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद है लीगल स्टेटस। इसके अंदर किसी भी लीगल स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ती है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस इसमें भी नहीं होती है, लेकिन इसमें होता है, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या होता है, सिंगल एक ऑनर होता है, ठीक है। इसके अंदर है जो मैक्सिमम जो मिनिमम जो 2 है और मैक्सिमम जो है 10 है इन बैंकिंग, ठीक है, बिजनेस एंड 12 इन अदर। नॉन बैंकिंग में 20, सॉरी, नॉन बैंकिंग में 20 और जो बैंकिंग है उसमें मैक्सिमम कितने हैं, 10। उसके बाद जो है हमारे पास ये प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। उसके बाद है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम 7 पीपल्स जो हैं वो आ सकते हैं, सॉरी मिनिमम 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड में 50 और पब्लिक लिमिटेड में कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कोऑपरेटिव, यहाँ पर क्या है, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद है कैपिटल, तो यहाँ पर जो है वेरी लिमिटेड कैपिटल, भाई जितना ओनर के पास है वो उतना ही लगा सकता है। लिमिटेड कैपिटल है पार्टनरशिप में, बट यहाँ पर थोड़ी क्या है, सोल प्रोप्राइटर से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 लोगों से ज्यादा मिलकर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लार्ज कैपिटल होती है, ठीक है। और जो ये हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड, कितना भी अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज किया जा सकता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव में नो सब्सटेंशियल रिसोर्स, कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं होता है जिसके थ्रू उनको कैपिटल मिल रही हो, ठीक है। ये इसके बारे में हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आप उसमें जाकर अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। यहाँ पर क्या होता है, एक ही ऑनर होता है, वही सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ऑनर मैनेजमेंट, यहाँ पर भी क्या होता है, पार्टनरशिप में भी आराम से जो 2-3 लोग हैं वही अपने पार्टनरशिप को क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, कंट्रोल, रिस्क एंड ऑनरशिप जनरली गो टुगेदर। अब इसमें क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो क्या है, कंट्रोल, रिस्क एंड ऑनरशिप जनरली गो टुगेदर, सब कुछ क्या है, साथ में चलता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को परचेज करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसको हमने बोला था ना कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो बिल्कुल क्या होता है, वो एक ऑनरशिप क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर कई डायरेक्टर होते हैं जो अपनी कंपनी को चला रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या, अपने शेयर्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉट मैनेज बाय ऑल मेंबर्स की जो भी सारे मेंबर्स होते हैं ना इसके अंदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी मैनेज नहीं कर रहे होते। यहाँ पर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन बिठा दिए जाते हैं चूज करके, ठीक है, वही क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। उसके बाद है मैनेजिकल एक्सपर्टीज, तो इसमें क्या होती है, वेरी लिमिटेड एक्सपर्टीज होती है, इसमें लिमिटेड होती है, इसमें स्कोप फॉर एक्सपर्टीज, और इसमें है वेरी वाइड स्कोप ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड में तो जरूरत होती है, लेकिन जो ये है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर जो है मैनेजिकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, जो मैनेजिकल लोग बिठाए गए मतलब डायरेक्टर वगैरह, तो वो सब इस सबको मैनेज करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काफी मतलब इसके तुलना में कम होती है स्कोप फॉर एक्सपर्टीज, ठीक है, होता है स्कोप। इसके बाद है ऑनर्स लाइबिलिटी। ऑनर्स की लाइबिलिटी यहाँ पर सोल में बिल्कुल सबसे ज्यादा होती है, सोल प्रोप्राइटर में। फिर पार्टनरशिप में क्या होती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होती है, लिमिटेड होती है, और पब्लिक लिमिटेड में भी लिमिटेड होती है। और यहाँ पर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें क्या है, लिमिटेड सब्जेक्ट टू बाय लॉज, की क्या क्या लॉज बने हुए हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक एक्ट के थ्रू में क्या किया गया है, रजिस्टर कराया जाता है। इसके बाद में हमारे पास बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में जितना भी इन्होंने अर्न किया वो सारा प्रॉफिट ऑनर का हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, वो अपनी जो अग्रीमेंट में साइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने जो शेयर्स हैं उनको आपस में बांट सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है शेयर बाय ऑनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड, ठीक है, क्या क्या जो है वो
प्रोपोर्शन शेयर करेंगे, ठीक है, इसमें भी यही होता है। इसके बाद जो हमारा होता है ना जो पब्लिक लिमिटेड, इसमें क्या होता है शेयर्ड बाय ऑनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर हेल्ड, कि कितने कितने इन्होंने शेयर हेल्ड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको बांटा जाएगा क्या प्रॉफिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय ईच मेंबर्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय ईच मेंबर। उसके बाद है हमारे पास बेसिक ऑफ कंपैरिजन ऑनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोल है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एट विल एंड रिलेटिव इजी, मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब अब हमारे पेरेंट्स का अगर कोई बिजनेस है वो चाहे तो हमें दे सकते हैं और हम चाहें तो उसको कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है रिस्ट्रिक्शन होती है, अगर सारे लोग मान जाते हैं तो ही हम उसको कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में भी ऐसा, प्राइवेट लिमिटेड में तो दे ही नहीं सकते, अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये होता है ना पब्लिक लिमिटेड, यहाँ पर क्या होता है एट विल एंड इजी, कोई हम अपने शेयर को आप बांट सकते हैं, मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर परचेज करेगा तो हम उसको बेच सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्या है रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद है हम हमारे पास बिजनेस स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ ऑनर, कि कितना कितना ऑनर चलेगा, मतलब जितना जिएगा वो चाहेगा तो उसको चला सकता है, ठीक है। और पार्टनरशिप में क्या होता है डिपेंड अपॉन द लाइफ इंसॉल्वेंसी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो चाहते हैं तो उसको चलाएंगे, अदरवाइज उसको नहीं भी चला सकते बिजनेस को, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रीपेचुअल एग्जिस्टेंस डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर डज नॉट इफेक्ट द लाइफ, कि जो भी हमारा कंपनी है वो अगर चल रही है तो किसी भी मतलब अगर कोई पर्सन अगर मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी मेंबर की, तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चाहे कोई भी हो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सोसाइटी है, ठीक है। इसके अंदर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी सेम यही होता है कि किसी भी पर्सन की, एक पर्सन की जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो वो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बिजनेस की स्टेबिलिटी में। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें क्या होता है डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर डज नॉट इफेक्ट द लाइफ, इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो ये आप तीनों देख सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस सीक्रेट्स, बिजनेस के जो सीक्रेट है वो फुल सीक्रेसी होती है किसमें सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि एक ही बंदा जो है वो उसको चला रहा है। पार्टनरशिप में होता है सीक्रेट शेयर बाय द पार्टनर वेरी लिटिल, ठीक, मतलब जो भी अगर कोई अगर पार्टनर है, 3 पार्टनर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो मान लो कोई ऐसा है जो जिसको परवाह नहीं करता वो हमारी सेक्रेसी बनी रहे, या कोई भी उसको पैसे देगा तो वो उसको बता सकता है, ठीक है। इसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीक्रेट शेयर्ड बाय द मेंबर, सीक्रेट जो है वो शेयर किए जाते हैं मेंबर्स के साथ में, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो एक्सपोज द पब्लिक। उसके बाद में हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें क्या होता है एक्सपोज टू मेंबर, मेंबर को जो क्या है बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्टेट रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेशन में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं होता रेगुलेशन कि भाई स्टेट के थ्रू हमें कुछ रजिस्टर कराना पड़ेगा या ऐसा कुछ। पार्टनरशिप में होता है बिकॉज कि हमें पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है, तो जिसमें हमें कई बार कोई लीगली या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने होते हैं या ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद में है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें होता है कंसिडरेबल रेगुलेशन, ठीक है, और एक्सेसिव रेगुलेशन। पब्लिक लिमिटेड में बहुत ज़्यादा ही होती है रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेशन। उसके बाद में है कंसिडरेबल रेगुलेशन, इसमें भी क्या होता है रेगुलेशन क्या होती है कंसिडरेबल होती है। उसके बाद में है हमारे पास टैक्स लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर में होती है जो नो स्पेसिफिक इनकम टैक्स, कोई भी स्पेसिफिक इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, नो स्पेसिफिक इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद है हैविली टैक्सेड एंड इनकम इज डबल टैक्सेस, उसके बाद है हमारे पास हैविली टैक्स्ड एंड इनकम इज डबल टैक्स, सेम है दोनों में, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के थ्रू कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दी जाती है, ठीक है।
इसमें क्या मतलब इन दोनों में ये है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में कि यहाँ पर जो टैक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पे करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटेड यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो पता है कि कितने हैं और कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो जो टैक्स है वो पे करा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ अन इलास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर रिटर्न डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो जाए कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब मर्जी चाहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, इट कैन बी चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। अगर कोई पार्टनर अगर चाहते हैं, अगर सब उस चीज़ के लिए अग्री हैं, तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट इज़ एन इलास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, एक इलास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी चेंज हो सकता है। इट इज एन अनइलास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी यही है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर सब कुछ रजिस्टर्ड होता है और यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ आराम से चेंज नहीं होती है। इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ चेंज कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफिकल्ट टू चेंज, इट इज बी चेंज थ्रू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के थ्रू हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज करा सकते हैं। उसके बाद है कोऑपरेटिव कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, इट इज़ एन अनइलास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मेमोरेंडम। इसमें भी सेम यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ चेंज करानी है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट के पास से। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट की। अकाउंट की ऑडिटिंग के लिए जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती पार्टनरशिप में। लेकिन जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन तीनों में ही हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट की, क्योंकि हमें अपनी बिजनेस की बैलेंस शीट वगैरह शो करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है वाइंडिंग अप, मतलब कि यहाँ पर क्या है, हम अपने बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या है, एट विल कभी भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी जब पार्टनर्स राजी हो जाएं तभी कर दो। अंडर द एक्ट, इन तीनों में क्या है, जो हमने एक्ट के थ्रू लिखवाया है, मेंशन किया गया है, उसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम वाइंडिंग अप खत्म कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी या फिर अपनी सोसाइटी को। ठीक है, तो यही था हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे जिसके अंदर हम और भी पार्ट्स पढ़ेंगे इसके। लाइक करें वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या फिर आपकी कोई क्वेरी है, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।